Hello, Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Competition Wala. I'm your very own Samapti ma'am, and today I'm back again with the Vardhan series with a Vardhan for all of you, and that is a very confusing topic for all of you. And some of you were requesting that ma'am, please tell us the topic. इतनी बार please नहीं बोला था, थोड़ा सा please बोला था कि यार मैम counter current mechanism समझा दीजिए. So I am back for all of you with the concept of काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन का टॉपिक है जो कि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है. कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को क्योंकि आसान तरीके से समझा नहीं होता, ठीक है. बिफोर I actually begin with the mechanism of counter current. I want all of you कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके बैठो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, उसकी शक्ल कैसे दिखती है, कितने टाइप के आपने नेफ्रॉन पढ़े होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा. ऑल्दो मैं थोड़ा सा ब्रश अप कराने की कोशिश करती हूँ कि आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा क्या है, ठीक है, बट आई वुड वॉन्ट कि पहले का अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो इजी लगेगा आपको समझने में. अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म का, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि ऑफ कोर्स जिस तरीके से बनाया है कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसी को बच्चों हमें बनाना है बिकॉज दिस इज द एक्चुअल काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली दो इन अ कंफ्यूजिंग वे. वी आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड दिस डायग्राम लेटर ऑन. फर्स्ट आई वांट टू टेक अ ब्लैंक स्लाइड एंड थोड़ा सा नेफ्रॉन के बैकग्राउंड में जाते हैं कि नेफ्रॉन में आपको कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं, ठीक है. हम एक्चुअल में ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेजल से स्टार्ट करते हैं. आपने पढ़ा होगा एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल. आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक ज्यादा डायामीटर वाली एक आपको वेजल दिख रही है जिसे बोला जाता है एफरेंट आर्टेरियोल, जो आपके नेफ्रॉन में ब्लड लेके आती है. एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल जिस पार्ट्स में ये बनाती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो बनाती है यहां, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस. और यहां से एक कम डायमीटर वाली जो ब्लड वेसल जाती है, निकलती है, इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल. इस इफरेंट आर्टेरियोल का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज you all have done, I'm just revising again, I'm saying this is called glomerulus. ठीक, थोड़ा और याद करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होके जिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में कलेक्ट होता है उस नेफ्रॉन के पार्ट को बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल. इसे क्या बुलाते हैं प्यार से? बोमेन्स कैप्सूल. यहीं पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूं. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि आपके ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होता है? ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होता है? क्या तुम्हें पता है कि ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होता है? ब्लड का कंसंट्रेशन हम यहीं पे लिख देते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा टॉपिक में. ब्लड का कंसंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक, ये यूनिट है. मिली ऑस्मोल जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन. एनीवे, देन यू टेल मी आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा दिस लीड्स टू अ कॉन्व्यूलेटेड पार्ट. दिस कॉन्व्यूलेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक, ये एक यू शेप पार्ट को बनाता है जो नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बच्चों डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, राइट. एंड देन दिस पार्ट विच इज गोइंग ऑन टॉप, ये आपको पता है इसका एक थिन पार्ट दिखता है और इसका थोड़ा सा थिक पार्ट भी आपको दिखता है. दिस इज कॉल्ड एज ascending loop of Henle and this will again lead to a convoluted part जिसे आप बोलते हैं DCT, distal convoluted tubule, and will finally open into the last part which is called as collecting duct. ये थोड़ा सा ब्रश अप हो गया आपको, है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रश अप हो गया. नाउ let me ask you two things before we start with the counter current. ठीक,
एक चीज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि भैया दो लोग हैं, एक है ए पर्सन और एक है बी पर्सन, ये दो बंदे हैं, ठीक है। सपोज ए वाला जो पर्सन है उसने खूब पानी पिया, उसने बहुत सारा पानी पिया, ठीक, इसने बहुत सारा पानी पिया, क्योंकि ये कौन था, ये समाप्ति मैम थी जो बहुत सारा पानी पी रही थी, ठीक है। और ये जो बी वाला पर्सन था ये तुम हो जो थोड़ा कम पानी पीते हो, ठीक है, पानी पीना भूल जाते हो। ऑलवेज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बी वाले पर्सन ने क्या किया, पानी कम पिया, बी वाले पर्सन ने पानी कम पिया। अब क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति पानी कम पीता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की चांसेस हैं, पर डिहाइड्रेशन होता नहीं है। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, लाइक वी ऑल थिंक वी ऑल आर इंटेलिजेंट, राइट। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, बॉडी को पता है कि भैया पानी कम पिया है हमने, अब हमें पानी को सेव करने की जरूरत है, कहीं से भी एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। कहाँ से एब्जॉर्ब करोगे कहाँ से, ये जो आपका फिल्टर रेट यहाँ से पास होता है ना, जो अल्टीमेटली यूरिन बनता है, वहीं से पानी को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दोगे कि पानी कम पिया है मैंने, मुझे ज्यादा पानी, अब पानी की जरूरत है। तो पानी कहाँ से लेके आओगे, पानी पिया ही नहीं है जब, तो आप अपने यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देते हो, क्योंकि उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हो, जितना कर सकते हो उसमें से पानी ढेर सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने पानी कम पिया तो बॉडी को पानी की जरूरत थी, तो तुमने यूरिन जो बनाया, दैट यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन। ऐसे कंडीशन में यूरिन जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन, राइट। बट एक सिचुएशन है जब तुमने पानी खूब सारा पिया, पानी बहुत सारा पिया, तो पानी को, बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पानी खूब सारा पिया हुआ है, कोई डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन नहीं है। इन दैट केस योर नेफ्रॉन्स विल नॉट टेंड टू रीअब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। उस कंडीशन में आप बहुत सारा पानी एब्सॉर्ब नहीं करोगे, पानी सफिशिएंट है। तो ऐसे कंडीशन में यूरिन जो प्रोड्यूस होता है, दैट यूरिन इज डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जब आपने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया, एक कंडीशन है जब आपने डाइल्यूट यूरिन बनाया। लेकिन आखिर ये जो आपने लिखा हुआ है कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन बना, ये बना तो बना कैसे, तो ये कैसे बना, यही तो हमें आज पढ़ना है। दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि भैया आप यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाते कैसे हैं। यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। बिफोर नाउ जस्ट वन मोर सेकेंड, ठीक है, फिर हम स्ट्रेट अवे टॉपिक में मूव करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में होगी कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है बच्चों, ये इफरेंट आर्टीरियोल कुछ कुछ ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, ये यहां खत्म थोड़ी होती है। ये नेफ्रॉन भी बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और ये नेफ्रॉन के हर एक पार्ट के साथ साथ में बिल्कुल, जैसे ये समझो लूप ऑफ हेनले, इसके बिल्कुल साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज चल रही होती है। अगर ये पीसीटी है, इसी के साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज है। वो कैपिलरीज बनाई किसने, वो कैपिलरीज इफरेंट आर्टीरियोल ने बनाई। इफरेंट आर्टीरियोल यहां से मूव करके पीसीटी के अराउंड कुछ कैपिलरीज बनाएगा, डीसीटी के अराउंड कुछ कैपिलरीज बनाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी हमें काम आएंगी कैपिलरीज, वो कैपिलरीज बनती है अराउंड the loop of Henle, and those network of blood capillaries are called vasa recta, जिससे अभी हमें मतलब है, और इसी को हम अलग से जूम वे में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और समझेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। वन मोर थिंग, टेल मी, You must have read about two types of nephron. एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अच्छा, से फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैंने ये बोला, ये चलो ये हमने किडनी बना दी, ठीक। अब किडनी का जो आउटर एरिया है उसे सब जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स एरिया। इस बाहर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स एरिया। और जो ये इनर वाला एरिया होता है इसे बुलाते हैं हम मेड्यूला और मेड्यूलरी रीजन। नेफ्रॉन जो आपने दो तरीके के पढ़े होंगे, पहले मैं इनकी शक्ल बता देती हूँ आपको। इनकी शक्ल देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी नेफ्रॉन कौन सी वाली है, ठीक। एक नेफ्रॉन है जिसकी शक्ल ऐसी दिखती है, मैं बहुत ही छोटू सा नेफ्रॉन बना रही हूँ, आई होप तुमको दिख रहा होगा। एक नेफ्रॉन है ये, और एक नेफ्रॉन मैं बनाती हूँ इधर, ठीक। ये दो तरीके की नेफ्रॉन दिखी। ये वाली जो पहली वाली जो नेफ्रॉन है, इसका लूप ऑफ हेनले देखो कितना छोटा है। वैसे मैंने काफी, इससे भी छोटा दिखता है। इसका जो
लूप ऑफ हेनले है, ये इससे भी छोटा दिखता है, यूं, सिर्फ इतना। दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जिसकी लूप ऑफ हेनले तुम्हें इतनी लॉन्ग दिख रही है, जिसका कलेक्टिंग डक्ट भी इतना बड़ा दिख रहा है, जो मेड्यूलरी एरिया में एकदम डीपली पेनिट्रेटेड है, इसे हम बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, राइट बच्चों। इसी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का हमें काम है जिसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूरिन को कंसंट्रेट करने में आपका यही लूप ऑफ हेनले काम आएगा along with vasa recta. So let's start now by taking again a blank slide and understand the process of counter current mechanism. So first of all, I'm going to tell you कि why this counter current mechanism is actually called as counter current. काउंटर, इसको एक्चुअल में हमने काउंटर करंट बोला क्यों? ठीक, करंट का मतलब तो सब समझते हैं, करंट इज नॉट दैट करंट बच्चों, ठीक है, जो तुम्हें झटके लग रहे होते हैं वो वाला करंट नहीं है, ये करंट है फ्लो। फ्लो को बोला करंट, और काउंटर का मतलब जैसे कि काउंटर कंपटीशन हो रहा है, काउंटर पे मैं खड़ी हूं, मतलब अपोजिट साइड पे खड़े होना। काउंटर बेसिकली मींस अपोजिट। सो यू कैन राइट द वर्ड मीनिंग सबसे पहले यहाँ पे कि करंट से हमने समझा कि करंट का मतलब है फ्लो, राइट, एंड काउंटर का मतलब है अपोजिट। ऐसा हमने क्यों बोला? अगर तुम एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जो डायग्राम मैं बना रही हूं उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बनाने वाली हूं सबसे पहले लूप ऑफ हेनले, जो कि मेड्यूलरी एरिया में बिल्कुल डीपली पेनिट्रेटेड था, ठीक है। लेट मी मेक दिस लूप ऑफ हेनले। दिस इज व्हाट? दिस इज हेयरपिन शेप लूप ऑफ हेनले, ठीक है। मैंने आपको ये वाला दिखाया, अनइक्वल थोड़ा सा दिख रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बनाया मैंने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये मैंने बनाया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इन लूप ऑफ हेनले के पैरेलली बिल्कुल रन करती है जो ब्लड कैपिलरीज, उसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किसने बनाया? इफरेंट आर्टीरियल, जो वहां से इफरेंट आर्टीरियल निकल रही थी, उसी ने इन लूप ऑफ हेनले के अराउंड कुछ कैपिलरीज का फॉर्मेशन किया था, जिसे हम बोल रहे थे वासा रेक्टा। लेट मी मेक वासा रेक्टा ऑल्सो हियर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपको ये सारी चीजें एटलीस्ट लेबलिंग वाइज समझ में आ जाएगी तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो लेबलिंग में किस चीज को क्या बुला रही हूँ, कहाँ की कंसंट्रेशन कितना बता रही हूँ, वो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी। लेट मी ऑल्सो टेल यू, मैंने बोला था कि बाहर वाला एरिया जितना भी, जहां पे भी पीसीटी होता है, ये वाला डायग्राम पे आओ, ये जो जितना भी एरिया है ना, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहूं तो आपका ये जो बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी वाला जितना भी एरिया बाहर की तरफ आपको दिखता है, इसे आप बुलाते हैं कॉर्टेक्स एरिया, राइट। और ये लूप ऑफ हेनले जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं मेड्यूलरी एरिया, राइट। तो इसको यहां पे भी लेबल कर दिया जाए। ये जो बाहर वाला एरिया है, इसे हमने बोला कॉर्टेक्स एरिया, राइट। और ये जितना भी लूप ऑफ हेनले का पार्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसे मेड्यूलरी एरिया बोला। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि कुछ एरिया मेड्यूलरी रीजन का होगा, ये वाला इनर मोस्ट मेड्यूला, ये होगा आउटर मेड्यूला, ये मिडिल मेड्यूला, ये मेड्यूलरी रीजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब कॉर्टेक्स का अपना कोई कंसंट्रेशन होता है, मेड्यूला का अपना एक कंसंट्रेशन होता है। अगर हम कॉर्टेक्स के कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये बात समझ आई? जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेड्यूलरी इनर मेड्यूलरी एरिया में मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन होती जाती है इंक्रीज। और इसका एक रीजन है, ये कभी मत भूलना, ये अपने आप से ये कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, इसका एक कारण है कि इसने अपनी एक कंसंट्रेशन क्यों मेंटेन करके रखी है। ये जो पूरा मेड्यूलरी एरिया है, इसमें फ्लूइड है बच्चों, उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोला? ये पूरे स्पेस को बोला हमने इंटरस्टिशियम। क्या बोला? इस पूरे स्पेस को इंटरस्टिशियम। और इसी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी अपनी कंसंट्रेशन है। इस पूरे इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ मूव करते जाते हो तो बढ़ती जाती है, और मैक्सिमम आपको यहां पे दिखती है कंसंट्रेशन विच इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
ठीक, 1200 milliosmol per liter. Now why are we calling this entire mechanism as counter current mechanism? ठीक, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं फ्लो ऑफ फिल्टर रेट देखूं, जो फिल्टर रेट है वो क्या है बच्चों, जब तक कि यूरिन आपके कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसको यूरिन नहीं बोलते हैं। Until and unless the entire thing is present in the collecting duct, तब तक उसको यूरिन नहीं बुलाओगे। अगर वो बोमेंस कैप्सूल में है, पीसीटी में है, लूप ऑफ हेनले में है, तो उसको आपको बुलाना है ओनली एंड ओनली फिल्टर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिसेंडिंग लूप की बात करूं तो यहाँ फिल्टर रेट की मूवमेंट होती है हमेशा नीचे की तरफ। राइट बच्चों, डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमेशा फिल्टर रेट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन असेंडिंग लूप में हमेशा फिल्टर रेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बात बताओ, दोनों लूप ऑफ हेनले में फिल्टर रेट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट का क्या मतलब है, काउंटर। अपोजिट का क्या मतलब है, काउंटर। एनसीईआरटी में जो दिया है, देखना खोल के, एनसीईआरटी की लाइन है, द फ्लो ऑफ filter rate in both the loop of Henle is in opposite direction forming a counter current. Not only that, ये जो लाल रंग से मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है वासा रेक्टा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये तो कौन सा लूप ऑफ हेनले था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको लेबल भी करो यहाँ, नहीं तो भूल जाओगे। ये कौन सा था, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। राइट बच्चों, अब ब्लड की डायरेक्शन क्या होती है, ये वासा रेक्टा में से कौन सी नीचे जाने वाली वासा रेक्टा है, कौन सी ऊपर आने वाली वासा रेक्टा है, इसमें आती है कंफ्यूजन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो वासा रेक्टा रन करती है, उसमें ब्लड का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। उसमें ब्लड का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, क्योंकि ये वाली वासा रेक्टा होती है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। वो इफरेंट आर्टेरियोल यहां से, ये देखो यहां पे मैं आती हूं, देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल है। राइट बच्चों, मैं पीसीटी और डीसीटी के अराउंड नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ लूप ऑफ हेनले के अराउंड दिखा रही हूँ कि कैसे वो वासा रेक्टा बनती है। ये इफरेंट आर्टेरियोल की अगर मैं बात करूं तो ये इफरेंट आर्टेरियोल इस तरीके से अराउंड द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पहले इन्होंने बनाया वासा रेक्टा, फिर इन्होंने बनाया अराउंड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इस तरीके से वासा रेक्टा। राइट, और फिर ये एग्जिट कर जाती हैं इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन। ये क्या है, ये है रीनल वेन। क्योंकि ये डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया, बट जस्ट टू टेल यू कि कौन सी वासा रेक्टा असेंडिंग और कौन सी वासा रेक्टा डिसेंडिंग, उसके लिए ये डायग्राम जरूरी है। तो तुम्हें दिख रहा है ये वासा रेक्टा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही है, उसमें ब्लड हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डिसेंडिंग वासा रेक्टा। But this vasa recta which is running parallel with the descending loop of Henle is called as ascending vasa recta, क्योंकि इसमें ब्लड का डायरेक्शन है on the upward direction। ये समझ में आई, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा, इसको यहां लेबल करो। दिस वासा रेक्टा जो असेंडिंग के पैरेलल रन कर रही है, उसमें ब्लड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग वासा रेक्टा। दिस इज असेंडिंग वासा रेक्टा। लेबलिंग जरूर करना वरना गलती करते हो। और यहीं से ब्लड बच्चों ऊपर के डायरेक्शन में गया, तो ये क्या है, ये है, सॉरी ये असेंडिंग नहीं, ये मैंने बोला और लिखा गलत बच्चों। ठीक है, इसको लिख लो डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये क्या है बच्चों, असेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग वासा रेक्टा। आई एम श्योर दिस इज नाउ क्लियर। अब यहाँ पे भी तुम्हें काउंटर करंट दिख रहा है कि नहीं, डिसेंडिंग में नीचे की तरफ ब्लड, असेंडिंग में ऊपर की तरफ ब्लड, बोथ आर फॉर्मिंग काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन, हेंस अगेन काउंटर करंट। यानी दोनों लूप ऑफ हेनले में भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है फिल्टर रेट, दोनों वासा रेक्टा में भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है फिल्टर रेट, ये ब्लड। ये दोनों पॉइंट्स तो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जो गिवन नहीं है, जो कि यहाँ पे काउंटर करंट फॉर्म कर रहा है, वो ये भी फॉर्म कर रहा है। देखो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टर रेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ में है
और डिसेंडिंग वास्ता रेक्टा में ब्लड की डायरेक्शन नीचे की तरफ में है। ये दोनों भी आपस में फॉर्म कर रहे हैं काउंटर करंट, ये दोनों भी आपस में फॉर्म कर रहे हैं काउंटर करंट। एनसीईआरटी ने ये नहीं मेंशन किया, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है बोथ वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो, बोथ लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट का फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच फॉर्म्स अ काउंटर करंट। नाउ माय थ्रोट इज पेनिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि काउंटर करंट क्यों बोला, अब किस जगह से क्या एब्सॉर्ब करते हो। ठीक, देखो, as the filter rate is moving down from the descending loop of Henle, जैसे जैसे आपका filter rate descending loop of Henle से पास होता है, सबने पढ़ा होगा। अच्छा देखो, filter rate जो आपका पीसीटी में आता है उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली बोमेंस कैप्सूल में 300 होती है। यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आता है इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लड के बराबर होती है 300। ठीक, अब जब ये पीसीटी में आता है बच्चों, आपने पढ़ा है पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, जितना आप इसमें से पानी रीएब्जॉर्ब करते हो उतने ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीअब्सॉर्ब कर लेते हो। पीसीटी में कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता क्योंकि जितना पानी लिया उतना ही भी एब्सॉर्ब कर लिया। कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम इन दी पीसीटी, हेंस यहाँ पे पीसीटी में अगर आप फिल्टरेट का कंसंट्रेशन लिखते हो तो आप बोलते हो आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक मतलब आइसो मीन सेम, सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड। क्यों ब्लड के जैसा कंसंट्रेशन है बच्चों? क्योंकि जितना पानी निकाला उतने ही आयंस निकाल लिए, राइट। तो फिल्टरेट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, जब वो पीसीटी में होती है उसकी कंसंट्रेशन होगी 300 मिली ऑस्मोल। ठीक, लेकिन यही 300 मिली ऑस्मोल वाला फिल्टरेट जब आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव करता है, सबको पता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर। अब अगर ये परमिएबल होगा वाटर के लिए तो इससे क्या निकालते जा रहे हो? वाटर, वाटर, अगेन वाटर, अगेन वाटर। तुम्हें पता है तुमने इसमें से पानी निकाला कैसे? भैया इसमें से तुमने पानी ऐसे निकाला क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन नीचे, बाहर की मतलब किसकी? इंटरस्टिशियम की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन। अरे भाई जो फिल्टरेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो फिल्टरेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, समझो यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है? 600, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है पानी कैन इजीली मूव, पानी बहुत इजीली डाइल्यूट रीजन से कंसंट्रेटेड एरिया में मूव कर जाएगा। तो तुम्हें पता है तुमने ये ग्रेडियंट ही इसीलिए क्रिएट किया है ताकि इस फिल्टरेट में से पानी इस तरीके से इजीली मूव हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से नीचे मूव करते जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब, पानी एब्जॉर्ब, पानी एब्जॉर्ब। बेटा एक बात याद रखना, इस फिल्टरेट की कंसंट्रेशन आपको एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है जैसे आपको बाहर की कंसंट्रेशन दिखती है। अगर मैं इस पॉइंट पे फिल्टरेट की कंसंट्रेशन देखूंगी तो वो बिल्कुल बाहर के बराबर होगी, मैं इस पॉइंट पे फिल्टरेट की कंसंट्रेशन देखूंगी तो वो बिल्कुल बाहर के बराबर होगी। यानी कि जब तक ये फिल्टरेट नीचे पहुंचता है तो आप पानी जब तक एब्जॉर्ब करते जाते हैं, नीचे में सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको दिखती है 1200 मिली ऑस्मॉल। उस यू शेप पार्ट में आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिख सकती है 1200, क्योंकि बाहर की भी कंसंट्रेशन क्या दिख रही है? 1200 मिली ऑस्मॉल। ठीक, एक चीज और, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी को एब्जॉर्ब करते जाते हो तो फिल्टरेट कैसा दिखेगा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक, इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों। देखो जब आप पानी निकालते हो तो आप उस फिल्टरेट को, इस फिल्टरेट को कंसंट्रेटेड बनाते जा रहे हो क्योंकि पानी निकाल रहे हो। फिल्टरेट का कंसंट्रेटेड बनना मतलब फिल्टरेट बिकम्स हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यानी कि अगर मैं एक डेटा लिखना चाहूं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब फिल्टरेट मूव होता है तो वो बन जाता है ज्यादा कंसंट्रेटेड, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना दिखा बच्चों? 1200। एक चीज की गलतफहमी मत रखना कि ये पानी जो तुमने यहां से निकाला वो इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाएगा बच्चों। नो, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, नॉट एट ऑल। इट इज गोइंग टू अगेन बेटा मूव टू सम पार्ट, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये पानी आखिर गया कहां। वापस अब इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आओ। अब ये फिल्टर रेट 1200 था, अब ये मूव कर रहा है यहां से
ऊपर की तरफ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो 1200 कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे तो बाहर की कंसंट्रेशन 1200 थी, ऊपर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ऊपर की यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है? 300, राइट बच्चों? ऊपर की कंसंट्रेशन क्या है? 300। अब एक मैंने अभी तुम्हें बताया, जो फिल्टरेट की कंसंट्रेशन तुम्हें दिखेगी, वॉट एवर कंसंट्रेशन, कौन सा कलर लिया जाइए, जो भी कंसंट्रेशन तुम्हें बाहर की दिखेगी, बिल्कुल वैसी ही कंसंट्रेशन दिखती है तुम्हें फिल्टरेट की। यानी यहां अगर मैं फिल्टरेट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये उतना ही होगा जितना इसके बाहर की स्पेस की कंसंट्रेशन होगी, राइट बच्चों? जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाते हैं, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, ऊपर जाते जाते देखो 300, यानी कि, और वैसे भी तुमने पढ़ा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस। और तुम्हें पता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिक पार्ट में, स्पेसिफिकली थिक पार्ट में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिवली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है, एक्टिवली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर मूव करते हुए जा रहे थे तो तुमने क्या किया? सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब तुम सोचो, तुम ऊपर ऊपर जा रहे थे, तुमने आयंस को निकाल दिया, तो तुमने फिल्टरेट को क्या बना दिया? डाइल्यूट बनाया या कंसंट्रेटेड बनाया? डाइल्यूट बनाया, कंसंट्रेटेड बनाया? आयंस निकाल लिए तो ऑब्वियसली उसको डाइल्यूट बना दिया, उसे लेस कंसंट्रेटेड बना दिया, क्योंकि तुमने आयंस निकाल दिए। सो एज यू मूव from the ascending loop of Henle, the filtrate becomes less concentrated, and that's why we can say कि ascending loop of Henle में जब ऊपर की तरफ जाते हो तो filtrate बन जाता है hypotonic। Let me रब दी स्पेलिंग, जो कि मैं गलत लिखती रहती हूँ, हाइपोटोनिक। ये बात समझ आई कि इसे हाइपोटोनिक क्यों बोला? क्योंकि ऊपर ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव करते हुए गए तो आपने आयंस को निकाल दिया, तो फिल्टरेट बन गया हाइपोटोनिक, लेस कंसंट्रेटेड। और यहां आते आते आपको 300 ही कंसंट्रेशन दिखती है, ऊपर आते आते आपको 300 कंसंट्रेशन दिखती है, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट 300 होता है। ये समझ आ गई बात? अब हम वासारेक्टा की बात करेंगे। अब हम वासारेक्टा की बात करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें ये बोला बच्चों कि जो तुम पानी निकालते हो यहां से, ये तुम सॉल्ट निकालते हो यहां से, इसका एक पर्पस है। इसका क्या पर्पस है? ये तुम्हारी इसी इंटरस्टिशियम में घूमता नहीं रहेगा। इसका काम है रीअब्सॉर्ब। जब भी आप कोई वर्ड यूज करते हो, रीअब्सॉर्ब, रीअब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है? पानी ब्लड में एब्सॉर्ब करना। जब तुम फूड का डाइजेशन करते हो, ग्लूकोज बनाते हो, अमीनो एसिड्स बनाते हो, उसे एब्सॉर्ब करते हो। एब्सॉर्ब कहाँ करते हो बच्चों? ब्लड में एब्सॉर्ब करते हो। यहाँ पे भी जब जब हम बोल रहे हैं ना कि सोडियम आयंस रीएब्सॉर्प्शन, वाटर रीएब्सॉर्प्शन करोगे कहाँ? ब्लड में। ब्लड कहाँ है? वासा रेक्टा में। ब्लड कहाँ है? वासा रेक्टा में। सिंपल सा लॉजिक है जो समझ में नहीं आता है। सिंपल सा लॉजिक है, जो वासा रेक्टा जिस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, जो वासा रेक्टा जिस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, वो उस लूप ऑफ हेनले से निकाली हुई चीजों को अपने अंदर ले लेगी। देखो, ये लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पैरेलल है, तो जो चीज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने निकाली, क्या निकाला? सोडियम आयंस। वो सारे सोडियम आयंस कहाँ जा रहे हैं? वो सारे सोडियम आयन जा रहे हैं आपके डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। बात समझ आ रही है? ये सारे सोडियम आयन जा रहे हैं वासा रेक्टा में। और देखो, अगर वासा रेक्टा में ये सोडियम आयन चले गए तो वासा रेक्टा में जो ब्लड है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए? बहुत ही हाई। सारा सारा का सारा आयंस तुमने बेटा वासा रेक्टा के ब्लड में भेज दिया, लेकिन क्या ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यही वासा रेक्टा का ब्लड आगे मूव करता हुआ जा रहा है असेंडिंग वासा रेक्टा, राइट? असेंडिंग वासा रेक्टा किसके पैरेलल रन कर रही है? असेंडिंग वासा रेक्टा रन कर रही है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो जो चीजें निकालेगा वो सारी चीजें असेंडिंग वासा रेक्टा अपने अंदर ले लेगी। अब असेंडिंग वासा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने क्या निकाला था? पानी। तो ये सारा का सारा पानी मूव करके कहाँ चला गया? ये सारा का सारा पानी मूव करके चला गया इन दी असेंडिंग वासा रेक्टा। क्या वासा रेक्टा के ब्लड का कंसंट्रेशन चेंज हुआ? नहीं। जितना उसने यहां से सॉल्ट लिया उतना ही उसने यहां से पानी ले लिया। तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि असेंडिंग वासा रेक्टा में क्या गया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में क्या गया।
अरे भाई असेंडिंग वासा रेक्टा रन करती है पैरेलल विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने पानी निकाला था, तो उसके पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा ने वो एब्सॉर्ब कर लिया। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने सॉल्ट निकाला था, तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने सॉल्ट वो अपने अंदर ले लिया। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब एक और चीज आती है बच्चों, ये तो काफी इजी था, जो कि तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता था, आई डोंट नो व्हाई। अब यहाँ पे एक और चीज आती है बच्चों, इंटरस्टिशियम में भी वापस से देखो, ये ना एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये बिल्कुल एक सर्कल वाला प्रोसेस है। जो भी चीजें वासा रेक्टा, अब यहाँ पे ये वासा रेक्टा की जो बात कर रहे हो तुम, असेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा ने अपने अंदर पानी लिया था, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने अपने अंदर सॉल्ट लिया था। नाउ दिस डिसेंडिंग वासा रेक्टा इज गोइंग टू रिलीज, this descending vasa recta is going to release some amount of water in the interstitium। जो वासा रेक्टा सॉल्ट लेती है अपने अंदर, वो उसकी अपोजिट चीज इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देगी। इसने अपने अंदर सॉल्ट लिया था, तो इसने इंटरस्टिशियम में पानी निकाल दिया। इस वासा रेक्टा ने, असेंडिंग वासा रेक्टा ने अपने अंदर पानी निकाला था, तो इसने बाहर कुछ अमाउंट में सॉल्ट निकाल दिया, सोडियम आयन निकाल दिए। बेटा ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इस इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ये जो इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन है, ये मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसलिए देखो ध्यान से सुनो, जिस वासा रेक्टा ने अपने अंदर सॉल्ट लिया, किसने अपने अंदर सॉल्ट लिया था बच्चों? डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने। उसने उसकी अपोजिट चीज स्पेस में रिलीज की। अपोजिट चीज क्या? पानी। उसने पानी रिलीज कर दिया। जिस वासा रेक्टा ने अपने अंदर पानी लिया था, उसने अपोजिट चीज इंटरस्टिशियम में रिलीज कर दी, दैट इज सॉल्ट, Na+। क्वेश्चन आता है यहीं से, which vasa recta releases sodium ions in the interstitium? That vasa recta is बच्चों ascending vasa recta। I hope you don't do the mistake, ठीक है? I hope you don't do the mistake and you are clear with this fact। क्लियर है? अब आओ एक और आयन पढ़ते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की आयन लिखी है, दैट NaCl और सोडियम आयंस। बेसिकली ये NaCl, यहाँ पे क्लोराइड आयंस भी निकलते हैं। तो NaCl एंड यूरिया, ये लिखा हुआ है, NaCl and urea are the two major electrolytes which are responsible for maintaining the concentration of the interstitium। सोडियम आयंस तो आपको दिख गए, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। यूरिया कहाँ से आ रहा है बच्चों? एक यूरिया का मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो मैंने पार्ट नहीं बनाया हुआ दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ जो मैंने पार्ट नहीं बनाया हुआ दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो, कलेक्टिंग डक्ट में से आप बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब करते हो, ये सबको पता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बट एक चीज आपने देखी होगी कि कुछ अमाउंट में, वैसे तो हम यूरिया, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वैसे तो हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन के थ्रू। कितना बच्चों? 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, राइट? ये हम एक्सक्रीट आउट करते हैं एवरीडे। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, some amount of urea is also reabsorbed by collecting duct। कुछ अमाउंट में यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है by the collecting duct, और इसकी वापस से रिसाइकलिंग होती है। कैसे होती है बच्चों? देखो, साइक्लिंग होती है बेसिकली, नॉट री। तो ये जो यूरिया है, जो आपके कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हुआ था, कुछ अमाउंट में यूरिया इस स्पेस में रह जाता है, सो दैट उस स्पेस की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। 1200 आपको कंसंट्रेशन दिख रही है ना, तो कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में यूरिया निकल जाता है टू मेक अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम। बट इसमें से बहुत सारा यूरिया जो आपने यहां से निकाला था, वो अगेन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पास करता हुआ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा पार्ट है? डीसीटी में जाएगा, और फिर अगेन आपके कलेक्टिंग डक्ट में वापस से चला जाएगा। इसे बोलते हैं यूरिया साइक्लिंग, ठीक है? नॉट यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल नहीं है, ठीक है? तो ये यूरिया जो है, ये कलेक्टिंग डक्ट से निकला, कुछ अमाउंट में स्पेस में रिटेन हो गया, और कुछ अमाउंट में ये वापस से चला गया आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। इस तरीके से ये साइकिल होता रहा, ये साइकिल बनती रही, ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं दैट यूरिया along with the NaCl is the primary electrolytes which is responsible for maintaining the high osmolarity that you see in the interstitium। क्या ये बात सबको समझ में आई? बच्चों देखो, ये कंसेप्ट जो है ना,
अगर आप 2 बार इस लेक्चर को सुनोगे, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स सुन लोगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो मुझे ये बहुत एक्सपीरियंस है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, असेंडिंग के साथ में डिसेंडिंग है कि डिसेंडिंग के साथ में असेंडिंग है। यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट इफ यू लिसन इट जस्ट ट्वाइस तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताती हूँ बच्चों, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। लेट मी टेक दिस रेड कलर, ओके। थोड़ा सा डायमीटर बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे ना वासा रेक्टा को अलग से बनाया हुआ है और लूप ऑफ हेनले को अलग से बनाया हुआ है। दिस इज वासा रेक्टा, दिस इज लूप ऑफ हेनले। हमने क्या किया, एग्जैक्टली वैसा बनाया जैसा होता है। लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हमने बना दिया वासा रेक्टा। अब देखो यहाँ पे भी यही दिखाया हुआ है ना बच्चों, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाज परमिएबल ओनली फॉर वाटर। देखो पानी निकलता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कितनी दिख रही है, मैक्सिमम, मैक्सिमम दिख रही है 1200, मैक्सिमम दिखती है 1200। और जैसे जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव कर रहा है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, NaCl 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 NaCl, तो यहां से NaCl एब्जॉर्ब करते जाओगे तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव करते हुए जाओगे ऊपर, तो योर फिल्टर रेट इज गोइंग टू बिकम हाइपोटोनिक, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि सॉल्ट तो सारा निकाल लिया। ये बात समझ आई? मैंने तुम्हें ये बताया था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो भी निकालोगे, पानी निकाला था, वो उसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर मैंने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनाया तो उसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा कौन थी, उसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा थी असेंडिंग वासा रेक्टा। तो इससे जो भी पानी निकला वो असेंडिंग वासा रेक्टा में चला गया। जो वासा रेक्टा पानी एब्जॉर्ब करेगी वो इंटरस्टिशियम को क्या डोनेट करेगी, अपोजिट चीज। तो पानी जिसने लिया विच इज दिस असेंडिंग वासा रेक्टा, उसने इंटरस्टिशियम में क्या रिलीज किया, देखो NaCl, उसने क्या रिलीज किया, NaCl, राइट। लेकिन जिस वासा रेक्टा ने विच इज दिस ये वासा रेक्टा जो कि है आपकी डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ रन कर रही थी। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने NaCl निकाला और इसने NaCl ले लिया बच्चों। ऑब्वियसली इसने NaCl ले लिया क्योंकि ये इसके पैरेलल रन कर रही थी। जिसने NaCl लिया वो स्पेस में क्या निकालेगी, वो स्पेस में निकालेगी वाटर। इस चीज को तुम लिख लेना, मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से तुम्हारा लेक्चर लिया है। जिसको लिखना हो बेटा, थ्योरेटिकल लिखना वो तो खुद ही लिख सकता है, राइट। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जो वासा रेक्टा पानी लेगी वो वासा रेक्टा NaCl डोनेट करेगी इंटरस्टिशियम में, जो वासा रेक्टा NaCl लेगी वो पानी रिलीज करेगी इंटरस्टिशियम में। यूरिया कहां से आ रहा है, यूरिया आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, और उस कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में वो इंटरस्टिशियम में रह जा रहा है, लेकिन वो वापस से साइकिल की तरह मूव करते हुए जा रहा है आपके इंटरस्टिशियम से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से DCT, DCT से कलेक्टिंग डक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, तो इतना सारा पानी बेटा एब्जॉर्ब कर रहे हो, कलेक्टिंग डक्ट से इतना सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हो, लूप ऑफ हेनले से इतना सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हो, दिस एंटायर प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आपसे पूछे कि इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से आपने क्या किया, यूरिन को कंसंट्रेट किया। ये पूरा ग्रेडियंट ही आपने स्पेस का इसीलिए बनाया था ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को रीअब्सॉर्ब कर सके, पानी को रीअब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, और सबको पता है कि अल्टीमेटली जो यहाँ यूरिन बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन बनता है, उसकी कंसंट्रेशन हो गई 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। पीसीटी में जो आया था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, पीसीटी में जो आया था उसकी कंसंट्रेशन तो ब्लड के बराबर थी 300। 300 से तुमने कितना बना दिया, 1200, यानी तुमने यूरिन बनाया 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। तुमने यूरिन क्या बनाया, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। 4 3 12, 1200 मिली ऑस्मॉल, राइट बच्चों। So this entire thing was called as counter current mechanism. Since some of you also asked, मैम DCT का क्या काम है, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल क्या करती है। डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड एंड जस्ट एक्सप्लेन यू कि अगर DCT से रीअब्जॉर्प्शन करना है, DCT से हमेशा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये सबको पता है। अगर ये DCT है तो DCT में जो चीज होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। उसको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है या तो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है। फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, अभी जो कंडीशन हम पढ़ रहे थे कि भैया पानी की कमी थी बॉडी में, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना था,
तो बिल्कुल ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होगी ही होगी, क्योंकि पानी की जब कमी है तो पानी को रीअब्जॉर्ब करना है, तो आपकी डीसीटी से भी उस टाइम पे रीअब्जॉर्प्शन होगा विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन्स। लाइक बच्चों, एक हार्मोन है जो यहाँ पे एक्ट करेगी, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन। सबने सुना है एल्डोस्टेरॉन का नाम? एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन है, इसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी बोला जाता है। और ये एल्डोस्टेरॉन जब डीसीटी पर एक्ट करता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है बच्चों, इसका नाम ही है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये मिनरल्स के रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है बच्चों इसका नाम। तो ये क्या करेगा, डीसीटी पर एक्ट करेगा और उसको बोलेगा भैया सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब कर लो। क्या बोला? सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन कर लो। अच्छा, तुम्हें सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करना था कि पानी को रीअब्जॉर्प्शन करना था? तुम्हें तो यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना है, तो तुम्हें तो पानी को रीअब्जॉर्ब करना है, तुम्हारे पानी की कमी है, तुम्हें तो पानी चाहिए। अरे बच्चों, जब तुम सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करोगे तो पानी तो अपने आप, पानी की तो प्रॉपर्टी ये है कि वो पैसिवली मूव कर जाएगा, तो वो क्या करेगा, पैसिवली अपने आप रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन इनडायरेक्टली पानी को एब्जॉर्ब करवाता है, लेकिन एक हार्मोन है जो कि यहां पर अगर एक्ट करेगा, डीसीटी के ऊपर अगर एक्ट करेगा, तो वो सीधे पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है, हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस स्टोर्ड इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जब ये डीसीटी पर एक्ट करेगा तो ये सीधे पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। बट ये एडीएच बेटा नॉट ओनली इट एक्ट्स ऑन दी डीसीटी, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन दी कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वहां से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अल्टीमेटली एडीएच और एल्डोस्टेरॉन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं जब जब बॉडी में पानी की कमी होती है, जब जब डिहाइड्रेशन हो रहा है, जब जब यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना है, तब तब ये आपके डीसीटी पर एक्ट करेंगे। एडीएच तो आपके कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट कर सकता है और पानी को रीअब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करना यहाँ पे, क्योंकि नोट्स चाहिए, कुछ लिखा नहीं बच्चों, ये नोट्स के लिए नहीं था बच्चों, ये कंसेप्ट के लिए था कि आपको काउंटर करंट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आई होप कि जितना गला मेरा दुख रहा है उतने अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, सो एंड द लेक्चर हियर। ठीक है, यहीं पे लेक्चर की समाप्ति कर दी जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाउ डिड यू लाइक दिस लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन everyone keep working hard, keep smiling, keep working hard. Everyone take care and bye bye.